धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, रूस और यूक्रेन की खास तौर पर। और आज तो रूस की बात करनी पड़ेगी विशेष रूप से, क्योंकि पुतिन शाम को भारत आ रहे हैं। हो सकता है जिस टाइम ये बुलेटिन आपके सामने आ रहा हो तो उस टाइम तक पुतिन भी भारत आ चुके होंगे। 2 दिन का उनका दौरा है, इस पर कल भी हमने बात की थी, लेकिन आज कुछ और पॉइंट्स हैं, उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे। और इसके अलावा बहुत सारी विशेष खबरें हैं जिनसे भी आपको रूबरू कराने का करेंगे प्रयास, क्योंकि हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ने जा रहे हैं कृष्णकांत जी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं। वो जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी नहीं गहरी नजर भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। शुरुआत अच्छी खबर के साथ कर लेते हैं। चाइना से आई है। वहां के एक शहर में जिन लोगों के घुटने बदले गए हैं, पैर बदले गए हैं, कृत्रिम पैर लगाए गए हैं, वो दौड़ रहे हैं, वो सीन क्या कहला रहा है? यह बहुत बढ़िया चीज है। असल में जैसे रूस ने कहा कि उन्होंने कैंसर के खिलाफ, उसके अगेंस्ट में वैक्सीनेशन यानी टीका बना लिया और अपने लोगों को दे रहे हैं। यदि संभव होगा तो दुनिया के लोगों को भी देंगे, मुफ्त में देंगे। चीन मुफ्त में नहीं दे रहा, हालांकि यह बहुत बड़ी उनकी उपलब्धि है। केवल चीन के लिए नहीं, पूरे मानव समाज के लिए है कि वह अब एक खास कहते हैं बायोनिक हैंड्स, बायोलॉजी से बायो मतलब जो जिंदा है, तो इस तरह का हाथ बना रहे हैं कि फीलिंग ना होने के बावजूद, मान लीजिए मेरा नकली हाथ है लेकिन उस तरह के काम करें, उंगल देना, इशारा करना, वो सब करना जैसे कि नेचुरल होता है, तकरीबन नेचुरल के आसपास पहुंच रहे हैं। हालांकि दाम वो कहते हैं कि दुनिया की तुलना में सस्ता है, 12,000 से 9,000 तक है एक हाथ के लिए। तो डॉलर में है, तो मेरे हिसाब से बहुत महंगा है, कोई सस्ता नहीं है। लेकिन उनका मुनाफा चाहिए होगा। और खुद उनके लिए जो कि बड़ा मुझे आश्चर्य हुआ, चीन की आबादी बहुत ज्यादा है, भारत के बाद से नंबर 2 है पूरे विश्व भर में। तो उनका जो लिम्ब का जो डिसेबिलिटी है, हाथ पांव की जो डिसेबिलिटी है, वह 1,70,00,000, जबकि इम्पेयर मतलब अच्छी तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं वह 4.5 करोड़ के आसपास है। तो भयावह स्थिति दिखाता है। और मैं इतना ही चाहूंगा कि इसको पूरे मानवता के लिए दिया जाए, वैसे ही जैसे कि कैंसर के अगेंस्ट भी दे रहे हैं। और इनकी वास्तविक जरूरत गाजा में है, जहां की हजारों लोग बिना हाथ पांव के कटे फटे वैसे बेचारे मतलब क्या कहते हैं, लूले लंगड़े की तरह मतलब हालत हो गई है, वहां पे करें तो यह बहुत बड़ा उनकी उपलब्धि होगी। और मुफ्त में करना चाहिए इनको, केवल मुनाफा के लिए नहीं करना चाहिए जैसे क्यूबा करता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और कल था 3 दिसंबर, अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस या विकलांगजन दिवस। 1992 से मनाया जाता है यूएन के जरिए, और उसी के मौके पर यह दौड़ वहां पर रखी गई थी कि विकलांगता कोई अभिशाप नहीं है, आपके अंदर जीने का जज्बा होना चाहिए, आप अच्छों से बेहतर काम कर सकते हैं। खैर, हमारे यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। हमारे यहाँ तो सिरप को लेकर बवाल मचा हुआ है। कह रहे हैं सिरप मत पिलाओ अपने बच्चों को, वो जानलेवा साबित हो रहा है। तो क्या हम भी ऐसा कभी कुछ कर पाएंगे? अब आप वहां पे पुराने जमाने से 1,000 वर्ष पहले, 2,000 वर्ष पहले की काल्पनिक चीजों को, कि आपने एक सूंड लगा के उसको मतलब सर कटा था तो वो लगा के ये कर दिया, और ये इससे जो है सो चुटिया से या किसी तरह से आपको इंटरनेट मिलता था, या ताबीज लगा के ये आप इस बीमारी को कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से हम आगे नहीं बढ़ेंगे। विज्ञान स्वतंत्र है, विज्ञान पर आप कितना भी कोशिश कर लें, यानी जो वैज्ञानिक नियम है, जो चीजें हैं इलाज के लिए जो जरूरत है, या यदि आपको रॉकेट चलाना है, आप कितना भी कल्पना में कीजिए, कितना भी ध्यान मग्न लगाइए, रॉकेट तभी चलेगा जब सही मात्रा में बारूद हो, उसमें जीपीएस की फैसिलिटी हो, और आप उसको इग्नाइट करें और उसको भेजें, तभी होगा। तो ये इन चीजों को करना पड़ेगा। भारत में जहां तक हमारी टेक्नोलॉजी और साइंस और इसको जानने वाले लोग हैं, कमी नहीं है। विदेशों में जाके काम कर रहे हैं अच्छे खासे। हमने हर चीजों में मतलब केवल शोहरत ही नहीं बल्कि वास्तविक काम किया है। लेकिन अब हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो भारत क्यों नहीं कर सकता है? निश्चित रूप से कर सकता है। भारत में जो ज्ञान की क्षमता है उसकी कमी नहीं है। हाँ, अब क्रिटिकल ब्रेन जो है उसको हम कुंद कर रहे हैं, जो कि यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बड़ा ही घातक सिद्ध होगा। जी, पन्ना उलट लेते हैं इतिहास का सर।
वैसे तो छोड़ देंगे कुछ और खबरों को, लेकिन यहाँ जरूरी लगता है मुझे ये, इसलिए जब कुंद कर देंगे दिमाग को तभी तो 5,000 साल तक गुलाम बना के रखेंगे ना सर। जब वो सोचने लग जाएगा वैज्ञानिक तरीके से, तो फिर वो गुलामी करने को क्यों तैयार होगा। और इसीलिए आप देखिए पिछले 2014 से लगातार तमाम ऐसी कोशिशें हो रही हैं, गाय गोबर गौमूत्र की ये राजनीति, लेकिन जब खुद बीमार हो जाते हैं जब तो जाके अस्पतालों में लेटते हैं। ये पूरी दुनिया में देखें तो जिस तरीके से असमानता बढ़ रहा है, जिसकी चर्चाएं पूरे मीडिया में, सोशल मीडिया में जहां तक हो रहा है, यूनाइटेड नेशंस भी वार्निंग दे रहा है कि एआई के एप्लीकेशन से यह असमानता और बढ़ जाएगा और खतरनाक हो जाएगा। यानी अभी तक जो असमानता था उसको वो लोग कंट्रोल में रखे हुए थे और अमेरिकी साम्राज्यवाद या दूसरे लोगों के पिछलग्गू बन के खुश थे। अब यह असमानता इनकी नजर में इतना भयानक बढ़ रहा है और इसको किस तरह से दबाया जाए, तो इसके लिए केवल 2014 नहीं, पहले ही से ये दक्षिणपंथी ताकतें साम्राज्यवादी पूंजीवादी ताकतों से, उनके हित में काम करने वाली ताकतों से मिलकर इसके पीछे काम कर रही है। कांग्रेस कम कर रही थी, भाजपा ज्यादा कर रहा है, डेमोक्रेटिक पार्टी कम कर रही थी, रिपब्लिकन और ट्रंप जो है सो ज्यादा कर रहे हैं। ये हालत पूरे विश्व भर में हो रहा है। आप देखिए कि किस तरह से एक स्वतंत्र महिलाएं जो अफगानिस्तान में थी उसको कहां से कहां पहुंचा दिया, पूरा ढक के, उसको कोई भी आजादी नहीं दी। उसकी आवाज भी आप सड़क के बगल से सुनते हैं औरत की, तो उसके खिलाफ, मतलब आपके मर्द के खिलाफ नहीं, औरत के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो ये हालत तो बहुत ही बुरा हो रहा है और हमारे देश में 2014 के बाद से त्वरित मतलब गति से चल रहा है और इस हद तक हो गया है। उदाहरण के लिए बता दूं कि रुपया का गिरना, नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष या जो भी है, नंबर 2 है, वह कहते हैं बढ़िया है। यानी जो चीज आपके लिए खराब है, बेरोजगारी बढ़िया, आपकी पिटाई होती बढ़िया है, आप जाते हैं भगदड़ मच जाती है किसी खास इसमें धार्मिक आयोजन पे, है ना, तो वह बढ़िया है ताकि आपको स्वर्ग मिल गया। यानी बिल्कुल। वह घटिया चीज, यानी बलात्कार भी होता है तो वह बढ़िया चीज हो रहा है। तो ये जब आपके दिमाग में घुस गया तो आप यह भी सोचने लायक नहीं रह गए कि आप समाज के लिए कितने बड़े भार और कितने बड़े दुश्मन बन चुके हैं। जी चलिए अब कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं फटाफट अंदाज में। इंदिरा गांधी नहर में जहाज के डूबने का और जो हादसा हुआ है वो क्या है सर। ये इंदिरा गांधी नहर जिसके बात करें, राजस्थान से पंजाब तक का काफी बड़ा है और जहाज नहीं, एक कोई यह मिलिट्री व्हीकल है। मतलब उसमें थोड़ी सी क्षमता होगी रुकने की पानी के सतह पे, मतलब क्रॉस करने में इंजीनियरिंग वगैरह कोई एक्सरसाइज चल रहा था, उसमें यह पलट गया और एक बेचारा जवान शहीद भी हो गया हमारा, मतलब इस एक्सरसाइज के दौरान। तो इस पे, मतलब इस तरह की घटनाएं होती हैं। हमारी कोशिश होनी चाहिए मिलिट्री के जो भी उसके कमांडिंग ऑफिसर या उसके ऊपर के हैं, यह पता करें कि क्या कमी रह गई, क्यों ऐसा हो गया, क्यों उल्टा, क्या ट्रेनिंग पूरा नहीं था, क्या इक्विपमेंट फेलियर था, या इस तरह की चीज करनी ही नहीं चाहिए थी पीस टाइम में। उदाहरण के लिए हम जो पारा जंपिंग करते हैं वह एक ट्रेनिंग का पार्ट है, मिलिट्री एक्सरसाइज का है। केवल मतलब सिविलियन करते हैं वो अलग बात है। और इसमें देखा कि कई पायलट भी वॉलंटियर करते थे। जब मैं पायलट फ्लाइंग ऑफिसर था उस समय रोक दिए गए। देखा गया कि एक्चुअल इजेक्शन से, जो कि हम फाइटर वाले जो करते हैं और उससे बचने के लिए ट्रेनिंग लेते हैं यहाँ पे, उसमें हो सकता है 10 साल में 2 या 3 घटनाएं हो, या ट्रेनिंग में 4-5 बंदे जो है सो घायल होकर और फ्लाइंग से बाहर हो जा रहे हैं। इसलिए अच्छा है कि ये ट्रेनिंग देना बंद करो, उसी समय ये करेंगे। जी चलिए आपने फ्लाइट और फ्लाइंग की बात की तो बात कर लेते हैं इंडिगो की। अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले बात की थी कि कैसे एयरबस के सॉफ्टवेयर में कुछ गड़बड़ हुई है, पूरी दुनिया के अंदर दिक्कत पैदा हो गई। अब आज खबरें छप रही हैं कि बहुत सारी जो उड़ानें हैं इंडिगो की वो चल ही नहीं पा रही हैं। इसका प्रमुख कारण है एक डीजीसीए का आदेश आया है, पहले भी था, मतलब उसमें परिवर्तन आया है। ये कहते हैं ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। यानी ड्यूटी टाइम एक पायलट का, इसका एक लिमिटेशन होना चाहिए। इससे अधिक वह हर दिन का होता है, एक दिन में 6 घंटा से अधिक नहीं। उदाहरण के लिए बता रहा हूं, 7 दिन में यदि आप करें तो 6 7 या 42 आवर्स, लेकिन कहते हैं केवल 30 या 32 आवर्स होना चाहिए। उसी तरह से महीने और साल का होता है। और ये आप क्रॉस करते हैं तो डीजीसीए आपको वार्निंग दे सकता है, पूछ सकता है कंपनी को कि क्या ऐसे क्यों हो रहा है। और पूरे दुनिया भर में, चूंकि डीजीसीए को जो इंटरनेशनल एविएशन
कम्युनिटी है उसके लॉ के हिसाब से जाना पड़ता है, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की इमीडिएटली बना था, कनाडा में उसकी जगह है। उसके हमें अनुसार जाना पड़ता है, नहीं तो वहां की जहाज यहाँ नहीं आएंगे। हमारे वाले जो पायलट है जहाज, जो कितने थके मारे लूले बेचारे पड़े हुए हैं, नहीं जान देंगे। तो ये जो बदलाव हुआ है, इसके लिए चूंकि हमारा इंडिगो जो है बाकी सबके तुलना में, एयर इंडिया या जो भी जितने भी हैं उसके तुलना में बहुत बड़ा एयरलाइंस है और कंप्यूटर से जो काम करते थे, इसमें मुझे लगता है कि दो गड़बड़ियां हुई है। एक तो इन लोगों ने पहले से ऑपरेशनल या मैनेजमेंट जो होना चाहिए था, इस नए जो टाइम लिमिटेशन का जो फॉर्मूला आ रहा है उसके हिसाब से किस तरह से पायलट को रोटेट किया जाए, और यह जो जितने लोग क्रॉस कर रहे हैं इस टाइम लिमिटेशंस को, उन लोगों को फ्लाइंग से अलग रखा जा रहा है। इसलिए नंबर वन, पायलट की कमी हो गई पहले से करते। नंबर टू, इस चीज की चर्चा वर्षों से आ रही थी, और एक वर्ष से, प्रोबेबली एक वर्ष नहीं होगा तो 6 महीना से 1.5 साल तक इनको बताया गया था कि हम नया डीजीसीए का रूल लाने जा रहे हैं, एफडीटीएल लाने जा रहे हैं, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन लाने जा रहे हैं, और इसके हिसाब से अपना बदलो। ये लोग तैयार नहीं हो पाए, इनको लगा कुछ ना कुछ हो जाएगा, और दूसरे इनको और पायलट की भर्ती करनी चाहिए थी, इसमें इन्होंने थोड़ा सा देर किया। ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा डिले किया है, और इसके कारण इनके मतलब 10-20 नहीं, 100 जहाज एक दिन में या तो डिले हो रहे हैं या कैंसिल ही हो रहे हैं। और यह हमारे देश के लिए, खासकर इस कंपनी के लिए जिसका बहुत नाम था कि एकदम टाइम से 2-4 मिनट 5 मिनट के अंदर में करे, 98% तक इनकी मतलब वो छवि बनती थी, पूरी दुनिया भर में था, वो घट के 10-12% आ गया है। लेकिन यह टेम्पररी फेज है, मैं समझता हूं कि ये लोग कुछ ना कुछ का हल निकालेंगे। जी। चलिए, आज भी इंटरनेट इशू कर रहा है, आपकी आवाज कभी कभी रुक जा रही है। मैं अपने व्यूवर से कहूंगा कि आप थोड़ा क्या मेरी संयम आवाज आ रखिएगा, रही क्या है? करें, थोड़ा मजबूरी होती है हमारे साथ। लेकिन इसी के साथ आपको बता दें कि दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट्स महंगी हो चुकी हैं, पुतिन आ जा रहे हैं, बड़ी खबर है। लेकिन शेयर मार्केट धड़ाम पड़ा हुआ है, तो पुतिन को लेकर ज्यादा हम बात नहीं करेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, रोमानिया जो कि नेटो का हिस्सा है, वो यूक्रेन के ड्रोन को काहे मार दे रहा है सर? हेलो। यूक्रेन अब कहें तो एक रोग कंट्री हो चुका है। इस आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा बोलते दरवाजा रहिए। खुले रहना देना, थोड़ा नेट का हम्म। प्रॉब्लम हो रहा। हाँ, तो रोग कंट्री हो रखा है। जैसे इसराइल को हम टेररिस्ट कंट्री कहते हैं, रोग मतलब जिसका टेररिस्ट तो हो ही सकता है, इसका ना माई बाप है, ना या किसी लॉ को मानता है, ना इसको कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अजीब वो गरीब स्थिति में पहुंच गया है, ना ये अमेरिका का है, अमेरिका के साथ भी है, ना यूरोपियन यूनियन इसको जो मदद चाहता है नेटो वो कर पा रहा है, फिर भी कहने के लिए इसके साथ है। रशिया से तो युद्ध में हार ही रहा है। इसने 2 या 3 दिन पहले रूस के टैंकर पे, ऑयल टैंकर पे इसने ड्रोन से हमला किया था, ब्लैक सी में। ब्लैक सी इंटरनेशनल रूट है और वहां पे ये हो रहा है। और इसने कई तरह के जो बॉम्ब होते हैं, हमारे यहाँ जैसे माइंस लगाते हैं, समुद्र में भी माइंस लगाते हैं जो तैरता रहता है, इस तरह के कितने इसने लगा रखे हैं, सैकड़ों के तादाद लगा रखे हैं। और यह केवल रशिया के लिए प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, यह रोमानिया, टर्की के लिए हो रहा है। टर्की के विदेश मंत्री या डिफेंस मंत्री ने कहा था कि यह बड़ी खतरनाक स्थिति हो रही है, और इसको मतलब यह मुश्किल हो जाएगा सबके लिए, जो भी तेल के टैंकर जा रहे हैं, नॉर्मल जहाज जो जा रहे हैं पानी वाले, उस सब के लिए प्रॉब्लम हो रहा है। और इस पर्टिकुलर ड्रोन की आप बात कर रहे हैं, तो ये रोमानिया के जो फॉरवर्ड जो सी वाले थे, उन्होंने कहा, गार्ड जो थे, कि भाई ऐसा ऐसा है, अननोन है, इसको करो। तो रोमानिया का मतलब प्रॉपर उनका नेवी आया, वो किया और इसको डिटोनेट करके उड़ा दिया। तो अब यूक्रेन वास्तव में कहें तो पूरे विश्व के लिए, खासकर पूरे यूरोप के लिए और ब्लैक सी से सटे हुए जितने भी समुद्री क्षेत्र हैं, एक खतरनाक एग्जिस्टेंस और अस्तित्व बनता जा रहा है। जी। ठीक, देखते हैं। अब यहाँ पुतिन आ रहे हैं, और फ्रांस, इसके साथ ब्रिटेन, जर्मनी, सबके राजदूत पत्र लिख रहे हैं। तो क्या मोदी वाकई में समझौता करा देंगे और ट्रंप पीछे रह जाएंगे? और क्या ये समझौता कराकर मोदी की फिर से एक बार ट्रंप के साथ दोस्ती हो जाएगी? बहुत सारे सवाल है, उन्हें छोड़ देते हैं, उन पर कल चर्चा करने की कोशिश करेंगे। हालांकि कल छुट्टी का दिन है, तो अभी रुक कर लेते हैं गाजा और मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई खबरों का। लेबनान में और इसराइल में 40 बरस बाद बात बताई जा रही है, सीधी हुई है।
लेबनान के वैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि इसको बहुत ज्यादा ना देखा जाए, यानी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह निश्चित रूप क्या, यह तो मतलब ऑफिशियली कहा गया है कि अमेरिकी चेयरमैनशिप के अंदर में ये दोनों के जो नेता हैं या दोनों के जो प्रतिनिधि आपस में मिलेंगे इस खास जगह में जिसकी आपने चर्चा की है। और वहां पे ये कहते हैं कि लेबनान के प्रधानमंत्री कि यह जो है मुख्य रूप से हमारी बातें होंगी कि दक्षिण लेबनान में जो भी आक्रमण बारंबार आईडीएफ कर रहा है उसको रोके। हमारे कुछ क्षेत्रों पे अभी भी उन्होंने रोक लगाए हुआ है और 1967 से कब्जा किया वो उसको छोड़े, और इस तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन पूरी कोशिश यही दिख रहे हैं, अल शरा भी वही बात कर रहे हैं सीरिया के, या वे भी कर रहे हैं कि इजराइल जो एक परिहा बना हुआ था, यानी वैसा देश जिसको अरब के देश या दुनिया के देश नापसंद कर रहे थे, उसको फिर से स्टैब्लिश किया जाए और कहा जाए कि यह डेमोक्रेटिक कंट्री है, आत्मरक्षा के लिए इसने काम किया है और इसकी इज्जत बढ़ाई जाए। वैसे एक हाल फिलहाल में सर्वे आया है जिसमें दिखाया जा रहा है कि पूछा गया था अमेरिकी जनता से, खासकर युवाओं से, कि आप किसको ज्यादा पसंद करते हैं, आपकी सिंपैथी किसके प्रति ज्यादा, इजराइल के प्रति या हमास के प्रति। तो पहले 50-60% जो होता था इजराइल के प्रति वह घट के 30% से भी कम आ गया है, और हमास के प्रति भी 21 से 22% लोग अपना समर्थन देने लगे हैं, जबकि बाकी सब न्यूट्रल हो गए जो कहीं ना कहीं से इजराइल की तरफ झुके हुए थे। यानी एंटी इजराइल हवा चल रही है अमेरिका में, और ट्रंप कितनी भी कोशिश करे अरब देश के मालिकों से ना पूछे, अरब देश की जनता से पूछे कि तुम इजराइल को कितना पसंद करते हो। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो क्या इसी सर्वे के आधार पर यूक्रेन में खड़े होकर हिलेरी क्लिंटन आंटी कह रही हैं, आंटी बोल रहा हूं मैं उनको, कि साहब ये सोशल मीडिया की वजह से हो रहा है, लोग इसराइल के खिलाफ इसलिए हो रहे हैं? आपकी आंटी को यह बात कहना पड़ा जाके यूक्रेन में, ताकि उनको लगा कि शायद मीडिया में इनकी बात को कहा जाएगा, अब इनको कोई पूछता नहीं है। दूसरी बात यह है कि इनके पास दिल जैसी कोई चीज नहीं है, बिल्कुल मरी हुई आत्मा है, और हत्याओं पे मौत पे ये अपनी राजनीति वैसे ही करती हैं जैसे ट्रंप या नेतान्याहू या दूसरे लोग करते हैं, या जो रिलीजियस लीडर होते हैं जो करवाते हैं। हमारे देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। और ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया से लोग मतलब सीख रहे हैं। तो मैं ये बता दूं अपने जानने वालों को, दोस्तों को, कि सोशल मीडिया में जो खासकर सोशल इन्फ्लुएंसर होते हैं जैसे धाकड़ खबर, और हम यदि सही बात को लेके आए, पत्रकारिता का ही मतलब है, तो कतई जरूरत नहीं है। ये टिकटॉक का उदाहरण देते हैं कि हम टिकटॉक और व्हाट्सएप से सीखें, बल्कि ये जनता जो अमेरिका का है, एक और सर्वे के हिसाब से आया है कि 50% वहां के युवक, जिसमें रिपब्लिकन्स भी यानी ट्रंप की पार्टी के लोग हैं, वह भी कहते हैं कि उनकी जो इंफॉर्मेशन का बेसिक है वो सीधे के सीधे यूनाइटेड नेशन से है, आईसीजे से है, और वो जो लोग उन्होंने कहा उसको वह लोग पक्का मानते हैं जो इजराइल के खिलाफ है, नेतन्याहू या पूर्व डिफेंस मिनिस्टर के खिलाफ जो उन्होंने वारंट इशू किया हुआ है। और इसके कारण उनका जो मन जो है वो फिलिस्तीन के प्रति जाता है, और ना कि उनका समर्थन कहीं से भी इजराइल के प्रति जाता है। जी बताइए, इन मैडम को ना आईसीसी दिखाई दे रहा है, ना आईसीजे दिखाई दे रहा है, ना यूएन की रिपोर्ट्स दिखाई दे रही हैं, इन्हें सिर्फ सोशल मीडिया दिखाई दे रहा है। सोचिए, क्या वाकई में हमास इतना मजबूत है? अरब देश उसके साथ नहीं है, खुद उसके पास खाने के लाले हैं, 2 साल से वो लड़ रहा है, पूरी दुनिया में तमाम देशों के अंदर सोशल मीडिया पर लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है। सोचिएगा। खैर, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ऐसा क्या कर दिया इजराइल ने सर कि यूएई कह रहा है कि भैया ये तो हमारी संप्रभुता पर हमला कर दिया तुमने? इसकी संप्रभुता पर तो अभी नहीं है, यदि सही में कहें तो इसकी मतलब सॉवरेंटी संप्रभुता था ही कहां इसका। लेकिन अभी ये नाराज हो रहे हैं कि तुम सीरिया के अंदर घुस के आक्रमण कर रहे हो, और लेबनान के में जो कर रहे हो उसकी थोड़ी सी चर्चा है, और गोलन हाइट्स को कहता है कभी भी मानते हैं कि सीरिया कैसे, तुम्हारे मानने ना मानने से क्या होगा। जबकि नेतान्याहू ने खुलेआम बोल दिया है कि गोलन हाइट्स से सटे सीरियाई क्षेत्र और दक्षिण पश्चिम में जो इनके पास में सबसे नजदीक बनता है, जहां के जाकर में आक्रमण किया है, उसको पूरी तरह डीमिलिटराइज किया जाए, यानी कोई मिलिट्री नहीं रहेगा। लेकिन नेतान्याहू के डीमिलिटराइजेशन का मतलब है कि इनकी मिलिट्री रहेगी, लेकिन वहां से सीरिया या दूसरे लोगों की मिलिट्री लेबनान की नहीं रहेगी। और इस पे जो है यूएई का जो गुस्सा है वो एक दिखावा मात्र है और कुछ नहीं है। जी
चलिए, अब हमें दूसरा गुस्सा देखना है, जो है जोहरान ममदानी का, जिन्होंने ऐलान किया था कि अगर नेतन्याहू यहां पे आया तो उसके खिलाफ आईसीसी वारंट जारी है, उसको गिरफ्तार करवा देंगे। नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है ट्रंप के बुलाव के बाद अमेरिका दौरे के दौरान वो न्यूयॉर्क जाएंगे, तो क्या निकल के आता है। इसके अलावा ये भी डिमांड की जा रही है मोदी सरकार से कि साहब अपने यहाँ पर हमास के ऊपर प्रतिबंध लगा दो साहब, हमास का यहाँ से क्या लेना देना है। खैर, इन खबरों को छोड़ते हुए बढ़ते हैं आगे और रुख कर लेते हैं सीधे ट्रंप महान का, क्योंकि ट्रंप महान के कारनामे बहुत बड़े बड़े हैं। एक तरफ अमेरिकी सीनेटर्स कह रहे हैं कि हमें जानने का हक है कि हमारी सेना के जरिए वेनेजुएला में कैसे कश्ती पर, नाव पर आम लोगों को मारा गया है। तो दूसरी तरफ वेनेजुएला के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि बहुत अच्छे माहौल में ट्रंप से बात हुई है। और तीसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने उसे कह दिया कि मदुरो इस्तीफा दे दे भाई। ये तीनों चीजें आप कैसे देखते हैं? जहां तक चक शुमर की बात कर रहे हैं, वहां मिनोरिटीज के हेड है ये, और जो कह रहे हैं वो बात तो सही है कि भाई आपने 80 से 85 बंदों को, वेनेजुएला के लोगों को मार दिया कह के कि वो लोग ड्रग बेच रहे थे। क्या इसका आधार है आपके पास? 20 से 22 उनके नाव पर आक्रमण किया है, क्या इसमें सच्चाई है? हमें लगता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। और यही नहीं, आप रहे ना रहे, आगे चल के जिन लोगों ने मारा है, अमेरिकी सेना कमांडर जिसमें शामिल रहे हैं, चाहे नेवी के हों चाहे एयरफोर्स के, उनके खिलाफ भी आज नहीं तो कल कोई केस होगा तो कौन देखेगा। इसलिए हमें अधिकार बनता है कि हम जाने की सच्चाई क्या है, क्या वास्तव में ड्रग्स से क्या रहे। तो यह तो एक बात बनती है और यह बात सही कह रहे हैं। जहां तक मदुरो की बात है, मदुरो कहीं से या वेनेजुएला कहीं से लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि लॉन्ग टर्म में भले ही हो दूसरा वियतनाम बने ना बने अमेरिका के लिए, लेकिन अभी के हालत में उनका जीतना मुश्किल है। उनके पास जो भी एयर डिफेंस सिस्टम है, इग्लू या जो है इगला जो है, वो पुराने जमाने का, सोवियत जमाने का है। कितना हद हद तक वह सफल होगा कहना मुश्किल है। और जी। यहाँ से आसपास के देशों में जहां तक है, वो अमेरिकी रेडार लग रहे हैं कि एक एक चीज का इनके पता लगाया जा रहा है, सैटेलाइट से, इनके हवाई जहाज से, इनके ड्रोन से, बगल के देशों से। इतनी बेशर्मी से, मतलब लैटिन अमेरिका के दूसरे देश जो इनके आसपास है वो सब कर रहे हैं। तो ये सब चीजें हो रही है। मदरोज को जो कहना कह ही रहे हैं, इसलिए बेचारे मजबूरी में कर रहे हैं। ट्रंप से जब पूछा गया कि क्या आप कहते हैं इसके ऊपर, तो ट्रंप कहते हैं कि इसमें अच्छी बात है खराब बात क्या है। हाँ, टेलीफोन पे बातचीत हुई, मैं इतना कर सकता हूं। यानी ट्रंप दिखाना चाह रहा है कि बॉस हम हैं, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट जो हैं झुक के बातें कर रहे हैं। जो आप कर रहे हैं वो भी सही है, पहले भी कहे $50 मिलियन का इनके सर के ऊपर इसने इनाम की घोषणा भी कर दी। तो हर तरह से इस तरह ट्रंप दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वेनेजुएला एक रोग कंट्री हो गया है। वह जो है सो अफीम बेचता है, और वही जो है सो जो कुछ करना है वो कर रहा है, और उसको मार देना ठीक है। यानी हवा एक तरह बना रहा है कि आक्रमण भी करना पड़े तो हम उस पर कर सके, और यही काम कर रहा है। जी। आपने कहा कि लैटिन अमेरिका के देश, लेकिन लैटिन अमेरिका का देश तो कोलंबिया भी है। वहां के राष्ट्रपति कह रहे हैं टेक टाइगर को जगाने की कोशिश मत करो। तो ये वेनेजुएला वाले जो हैं, क्या कुर्सी छोड़ के भाग जाएंगे? ये कोलंबिया वाले की तरह अड़के नहीं खड़े होंगे? वेनेजुएला वाले तो नहीं भागेंगे। इसने पिछले ही फ्राइडे तक, उसने लास्ट, मैंने कल भी इसकी बात की थी, समय दिया था मदुरो को कि तुम हट जाओ, लेकिन वो ना मदुरो हटे ना ही एयर स्पेस इन्होंने बंद किया। जहां तक इसकी बात कर रहे हैं आप, कोलंबिया की, गुस्ताव तो पेट्रो। कोलंबिया भी, पेट्रो, हाँ, वो लेफ्टिस्ट हैं कुछ हद तक, और ये नहीं हटने वाले हैं, ये भी नहीं करेंगे। इन्होंने कहा कि आप हमारे खिलाफ इस तरह की बात कर रहे हैं, और यह कह रहे हैं कि सबसे बड़ा ड्रग बनाने का फैक्ट्री हमारे यहाँ है और हम अमेरिका में बेचते हैं। झूठ बात कर रहे हैं। आप जो भी है तेल के लिए कर रहे हैं, वेनेजुएला के खिलाफ तो तेल के लिए कर ही रहे हैं, यह खुलेआम है, यहाँ भी कर रहे हैं। हम सोए हुए टाइगर है, तो सोए हुए क्यों भाई? अभी तुम जगो। तुम जो है सो अर्जेंटीना नहीं हो। तुम अर्जेंटीना वाला काम मत करो, जहां तक बनता है पूरी की पूरी तरह से करो। और पूरे के पूरे लैटिन अमेरिका के वो देश जो एक साथ है, मिलके एक साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करें। चीन रशिया की मदद ले, चीन का पता नहीं कितना तक मदद करेगा, जो भी मदद हो सकता है सब करें, जिसमें वह क्यूबा को भी शामिल करे। क्यूबा किस हद तक शामिल होगा नहीं पता, लेकिन जो भी ताकत बनती है जनता को तो खड़ा करो। और जनता को खड़ा करोगे तो अमेरिका एक बार नहीं 10 बार सोचेगा कि जाए कि ना चाहे। उसे वियतनाम और हाल फिलहाल में जो उसकी इज्जत बढ़ी है अफगानिस्तान में, उसे वो नहीं भूल सकता है। जी। सही आपने कहा कि जब जनता खड़ी होगी तो जवाब देना पड़ेगा। बाइडेन के दौर में जो पाबंदी अमेरिका के अंदर तेल की निकासी पर लगी हुई थी,
ट्रंप ने वो हटा दी, लेकिन अब वहां की जनता आ गई है, कह रही है कि इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। यानी तेल की भूख चारों तरफ है, वेनेजुएला का भी हड़प लूं और अपने यहां से भी निकाल लूं। वह तो हो ही रहा है। ये जहां तक बाइडेन के टाइम में किया गया था कि कार बनाने में उनके समय में आदेश दिया गया था कि इस तरह का कार बनाओ कि फ्यूल एफिशिएंसी बढ़े। यानी 1 लीटर में यदि 10 किलोमीटर चलता है तो 15 किलोमीटर चलाओ। तेल की कम खपत होगी और पर्यावरण भी बचेगा। यानी 5 लीटर जो है या 2 लीटर जो भी है वह तेल कम खपत होगा। और इसलिए इंजन की एफिशिएंसी बढ़ाओ। इंजन की एफिशिएंसी बढ़ सकता है। देखिए कैसे पूंजीवाद जो है नए टेक्नोलॉजी और विज्ञान का विरोध करता है अपने मुनाफे के लिए। और वह नए टेक्नोलॉजी इंजन में वो पार्ट लगाने में $1,000 अधिक, यानी कार का दाम 1,000 बढ़ गया। यानी अब ट्रंप कह रहा है कि इससे हमारे जो विक्रेता हैं उनको महंगा पड़ रहा है। और ये नियम उन्होंने खलास कर दिया। और इसके साथ जो सबसे बड़े ये थे, क्या कहते हैं, अमेरिका के जो कार बनाने वाले सबसे बड़े जो हैं, फोर्ड और दूसरे जो कंपनी है, इनके मैनेजमेंट ट्रंप के साथ खड़े हैं। देखिए बताइए किसका प्रतिनिधि है। और ये बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं ट्रंप की कि अब जनता को सस्ता मिलेगा। लेकिन जनता को सस्ता मिलेगा तो क्या होगा, फ्यूल का दाम बढ़ गया। अब देखिए किस तरह से जनता को फिर लूट रहे हैं। फ्यूल का दाम बढ़ेगा तो टैक्सी वाले, कार वाले कहां से लाएंगे, चूंकि फ्यूल का एफिशिएंसी घट जाएगा। फिर से बाइडेन और उसके पहले वाले जमाने में चले जाएंगे और पूरी दुनिया को जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पर्यावरण का ये है। तो इसमें तो इनको बड़ा खुश होना चाहिए था कि नरेंद्र मोदी ने भी जो कहा था 3 या 4 वर्ष पहले, जो पूरे दुनिया भर के यूनाइटेड नेशंस के में कॉप का जो कॉन्फ्रेंस होता है उसमें, कि पर्यावरण में कुछ गड़बड़ी नहीं है, सब ठीक ठाक है। अगले 50 साल में हम ये जो है सो पर्यावरण में जो गंदगी फैले शून्य कर देंगे। और हम लोग बूढ़े हो जाते से ज्यादा गर्मी लगती है, पृथ्वी का कोई तापमान नहीं बढ़ा है। ट्रंप को याद करना चाहिए बात और खुश होना चाहिए और अपनी चीजों को प्रचार करना चाहिए इसको। जी। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं एक खबर और आपके सामने रखना चाहता हूं जो यूएन के हवाले से छपी है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा अफीम की खेती करने वाला देश म्यांमार बन गया है। ट्रंप को यह क्यों नहीं दिखाई दे रहा? ट्रंप को ये नहीं दिखाई पड़ा। म्यांमार में भी तेल या रेयर अर्थ एलिमेंट होता। हालांकि म्यांमार एक तरह से कहें तो लैंडलॉक्ड कंट्री है, चाइना, इंडिया और उधर बांग्लादेश है, सबके बीच में छोटा सा उसका जो भी बनता है। तो जरूर ट्रंप पहुंचने की कोशिश करते, जैसे उनको छटपटाहट होती है अफगानिस्तान के उस एयरपोर्ट के लिए, क्या नाम है भूल गया, तो उसके लिए कौन सा सर? वैसे ही छटपटाहट हो। तो हाँ, तो ये इसके लिए जहां तक म्यांमार की बात है, वैसे म्यांमार के लोगों को ना नौकरी मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। उनका भी जब देखे तब वहां पे गृह युद्ध बहुत जबरदस्त चल रहा है। उसके एक काफी बड़े हिस्से पे विद्रोहियों ने कब्जा किया हुआ है। और ये लोग बाहर जाके सरप्राइजिंगली बर्मीज जो है वह अब साइबर क्राइम में काफी एक्सपर्ट हो गए हैं। इसलिए बगल वाले देश वहां जहां भी हो, थाईलैंड वगैरह, उनको पकड़ रहे हैं दर्जनों की संख्या में। सब लोग एक चलिए, दूसरे से तबाह है, परेशान है। जी। अच्छा, यहाँ मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी मेरे दिमाग में आ रहा है। हमारे झारखंड का एक जिला है जामताड़ा, बाकायदा फिल्म भी बनी है। 8वीं 10वीं पढ़े लिखे लड़के पूरे देश के अंदर कहीं भी मोबाइल के जरिए लोगों के अकाउंट खाली कर लेते हैं, साइबर क्राइम में बड़े माहिर होते हैं। ऐसे ये म्यांमार के देश है, ये भी साइबर क्राइम में पूरी दुनिया को डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये कम पढ़े लिखे होने के बावजूद इतने माहिर कैसे हो जा रहे हैं? वैसे मेरा भी एसबीआई से 24,000 रुपया लूट गया था। पुलिस में भी कंप्लेन किया, वो किया। थोड़ी गलती मेरी भी थी, जो भी हो उसकी कहानी ना बताएंगे। नहीं मिला हम्म। मुझे, पुलिस ने भी हाथ धो दिए। वही उन्होंने झारखंड की जो बात करें, कोई फिल्म बना था उसका हल्का सा अंश मैंने देखा है कि किस तरह से लड़के लड़कियां, लड़के भी लड़कियों को आवाज में डाल के बड़े बड़े लोगों को फंसाते हैं। हम्म। इसके लिए बहुत ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। जो आज तक का समाज जो साइबर में जो डेवलपमेंट कर गया है, ये इनको पता है कि किस तरह से उसको हम हैक कर लें, किस तरह से हम उनका ओटीपी फंसा के मंगवा लें और किस तरह से कुछ पैसे इनका हम अपने में निकाल लें। और जो मुझे पता चला जब मैं पुलिसों से बात कर रहा था, उन्होंने बताया कि सर केवल वही लोग होते तो हम पकड़ लेते, लोग खत्म करते। उनके ऊपर जो वरद हस्त है वह वहां के सत्ताधारी एमएलए एमपी को है, क्योंकि उनको भी पैसा मिलता है। और उनके पीछे जो है बट बहुत बड़ा ट्रेंड गिरोह काम कर रहा है, बिल्कुल केवल वही बिल्कुल बच्चे नहीं है। जी। बिल्कुल, इस पे एक अलग से बात करने की जरूरत है, वक्त का थोड़ा तकाजा है। F-35 ध्वस्त हो गया अमेरिका के अंदर। हाँ वो हो रहा है। वो अब उनका लगता है कि वो पुराना हो गया। अब जहां तक है
15, 16, 35 जो है कहीं ना कहीं, और उसमें वो लगाना नहीं चाह रहे हैं। यदि बोइंग को ही हम आज एक्सपोज कर दें, पूरी तरह से बता दें कि बोइंग में क्या हो रहा है, किस तरह से ये लोग कर रहे हैं, उनका कंट्रोल सिस्टम की बात है, बोइंग 787 में फ्यूल सिस्टम की बात हमने चर्चा की थी, और फाइटर की बात है। फाइटर जहां तक क्रैश होता है तो हो सकता है एक पायलट मरे, जब सिविलियन मरते हैं तो दर्जनों नहीं 100 से ऊपर या सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। अमेरिका का जो भी है वह धंधा जो है अब एक मात्र बाजार से नहीं है ताकि वहां कंपटीशन का सामना करना पड़े, बल्कि दादागिरी यानी मोनोपोली से है, और जिसे कारण ये सब कर रहा है, और बाकी सब जनता से पीछे पीछे कर रही है। आपको याद होगा जो मिग 21 के कॉफिन के ऊपर फिल्म भी बना था, फिल्म का नाम मुझे नहीं याद है, जो भी है, कि मिग 21 जो कि 20-30 वर्ष पहले फेज आउट करना चाहिए था, वो हाल फिलहाल में हुआ है, क्योंकि हम उस पर खर्च नहीं करना चाहते थे। कुछ ठीक सैनिक मारे गए, कुछ पायलट मारे गए, उससे ठीक है। क्या अंतर पड़ता है जी। चलिए, चलते चलते ये खबर भी बता दीजिए कि कोई संदिग्ध था, उसने फायरिंग कर दी, 3 अमेरिकी पुलिस वाले घायल हो गए, बाद में उस संदिग्ध को मार दिया। क्या ये भी अफगानी है कोई? ये मुझे नहीं मालूम, मैं देख नहीं पाया अफगानी है कि नहीं है, लेकिन उनका गन कल्चर जारी है, मैं इतना ही कहूंगा, जो पूंजीवाद की उपज है जी। बिल्कुल, आपने सही एक लाइन में बहुत बड़ी बात कह दी है भाई, जो तुमने बोया है वही तो काटोगे। बहुत शुक्रिया, फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पे जुड़ने की कोशिश करेंगे सर। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।